धीरू भाई अंबानी जी का भी लोन एक बार रिजेक्ट कर दिया था बैंक ने। मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में सब कुछ ही बड़े लोगों के लिए स्ट्रक्चर्ड है। बिकॉज छोटे एमएसएमई को लोन देना बहुत ही मुश्किल काम है, बट बिना कोई बहुत बड़ी पूंजी के, लेकिन एक विश्वास के साथ हम ऐसा कर पाए। और ये इंडिया बाई एमएसएमई को मैंने ऐसे समझा कि ये डेवलप्ड इंडिया की शायद आप बात कर रहे हैं। एक आवश्यकता है ये लोगों को बताने के लिए कि हिंदुस्तान की प्रगति, भारत का विकास एमएसएमई के द्वारा ही हो सकता है। दो चीज हम देखते हैं, इंटेंट और रीपेमेंट केपेबिलिटी। हर आदमी अंबानी जी बनना चाहता है, लेकिन हर आदमी अंबानी बनने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख दो हमारे पास, उसके बदले में पैसा ले लो आप हमसे। क्यों एमएसएमई से बैंक या एनबीएफसी कोलैटरल मांगते हैं, राइट? और ये बहुत बड़ी पेन का पॉइंट है। आने वाले 10 साल तक ये बिजनेस ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा, इसलिए मुझे इसको लोन दे देना चाहिए। अगर लोन रिजेक्ट हो गया तो क्या बस जिंदगी बिल्कुल अंधकार में है या उसके लिए भी कोई रोशनी की किरण उसके बाद है? जो इंडिया बाई एमएसएमई की हमारी जो परिकल्पना है वो इसीलिए है कि हमारा एमएसएमई बदल रहा है। धीरू भाई अंबानी जी का भी लोन एक बार रिजेक्ट कर दिया था बैंक ने, और आज शायद स्थिति यह है कि वो ही ग्रुप उसी बैंक के लिए बिड करने के लिए भी सक्षम है। आपने कहीं अपने आप को इससे रिलेट किया है क्या? क्योंकि आप में से भी काफ़ी एमएसएमईज ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि भाई हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, हमारी टर्नओवर ग्रोथ पाथ पर जा रही है, हम टैक्स देते हैं, फिर भी जब हम बैंक जाते हैं तो हमको बैंक लोन देने से मना कर देते हैं। आइए आज इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, और जिनसे हम ये पूछेंगे समझेंगे वो हैं श्री सचिंद्र नाथ जी। स्वागत है सर आपका इस इंडिया बाई एमएसएमई के पहले एपिसोड में। और दोस्तों, मैं सचिंद्र नाथ जी के लिए अगर आपको बताऊं तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया वाराणसी से, कारपेट इंडस्ट्री से अपना बिजनेस को शुरू किया, फिर कॉरपोरेट ज्वाइन किया, और कॉरपोरेट ज्वाइन कर कर पहुंच गए सीईओ के लेवल पर। लेकिन जो पैशन है उनका वो ये है कि भाई मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे एमएसएमईज के लिए कुछ करना है। तो आइए समझते हैं सचिन नाथ जी से कि उनकी ये यात्रा कैसी रही। सर आप बताइए हमें कि आप एक छोटे से जगह से उत्तर प्रदेश से आए और फिर आपने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो एक बहुत बड़ा नंबर, मैं अगर कहूँ 15,000 करोड़ रुपए कोई छोटा नंबर नहीं होता। ये बिजनेस आप कर रहे हैं एमएसएमईज के साथ, और 3.5 लाख एमएसएमईज को मदद कर रहे हैं। अगर कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि ये 3.5 लाख जो एमएसएमईज हैं, इन्होंने शायद 20-25 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है हमारे देश के। तो अपनी जर्नी के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मेरी जो जर्नी है वो किसी भी छोटे उद्यमी की जैसी ही है। करीब 16-17 साल नौकरी या 20 साल नौकरी करने के बाद, जो कि बहुत बड़े लार्ज सेटअप में था, मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में सब कुछ ही बड़े लोगों के लिए स्ट्रक्चर्ड है। बड़ा कॉरपोरेट, बड़ा कोलैटरल, बड़े बैंक। लेकिन हमारे देश का जो विकास है, जो प्रगति है, वो सिर्फ छोटे उद्यमी से ही हो सकता है। हमारे देश में जो रोजगार है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज 1-2 क्लस्टर या 1-2 शहरों में तो प्रोवाइड कर सकते हैं, पर हर छोटे शहरों में जो नौकरियां हैं, लोगों का जो विकास है वो छोटे उद्यमी से ही आ सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने की आवश्यकता है जो इन छोटे उद्यमों को सहायता प्रोवाइड कर सके, जो इनको ऋण दे सके। ये बहुत मुश्किल जर्नी है, बिकॉज छोटे एमएसएमई को लोन देना बहुत ही मुश्किल काम है, बट बिना कोई बहुत बड़ी पूंजी के, लेकिन एक विश्वास के साथ हम ऐसा कर पाए। इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। और इसके अलावा आई थिंक सो जो हमारे देश में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, स्पेशली 2014-2015 के बाद, जहाँ पे डेटा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जनरेशनल शिफ्ट, मेरे को ऐसा लगता है आने वाले नेक्स्ट 25 से 30 सालों में एमएसएमई हमारे देश के विकास की एक ऐसी धुरी है जिसको हर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब सपोर्ट कर सकता है। तो मेरी जर्नी किसी भी छोटे उद्यमी की जर्नी के जैसी है। एक विश्वास और एक बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ हमने ये किया है, और हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हम और लोगों को सहायता प्रोवाइड कर सकें। और ये कमिटमेंट आपका दिखाई देता है जब आपके मन में ये विचार आया कि हमें एक ये इंडिया बाई एमएसएमई का जो एक दाना बाना आपने बुना। और जब आपने मुझसे पहली बार बात की कि हम एक ऐसा विचार मेरे मन में आया है
आपके मन में, यूग्रो कैपिटल के मन में कि हम एक इंडिया बाय एमएसएमई शुरू करें, और आपने जब मुझसे पूछा कि क्या हम ये साथ में कर सकते हैं, यूग्रो और एमएसएमई हेल्पलाइन, और मुझे लगा कि जो इंडिया है वो डेवलप्ड इंडिया की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया डेवलप्ड होगा तो उसमें एमएसएमईज़ का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? आपके मन में ये कैसे आया कि ये हम इंडिया बाय एमएसएमई इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो आज हम इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर शुरू कर रहे हैं, और जिसकी आपने कहा कि कुछ सीरीज़ आप करेंगे, इसके बारे में आप हमें कुछ और प्लीज़ जानकारी दीजिए? देखिए, इसके 2 उद्देश्य हैं। ये एक्चुअली हमारा तीसरे साल का एक हम हर साल ऐसा कुछ करते हैं। हमने 2 साल पहले एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसकी टैगलाइन थी एमएसएमई अच्छा है। फिर उसके बाद हमने एक और कैंपेन लॉन्च किया जिसमें हमने बोला कि एमएसएमई के इकोसिस्टम को सपोर्ट करें, और इस साल हमने उसको और बड़े और वृहद रूप में किया, इंडिया बाय एमएसएमई। इसके 2 उद्देश्य हैं। जब हमने एमएसएमई अच्छा है स्टार्ट किया, हमको ऐसा लगता है, जैसा आप जानते हैं कि हम तो एक एनबीएफसी हैं। हमारा काम है बैंकों से पैसे लेके आगे एमएसएमई को देना, और हमको ये बहुत बड़ी मुश्किल आती थी कि जब हम बैंकों के पास जाते थे और हम बोलते थे, ये 3-4 साल पहले की बात है, कि हम एमएसएमई की लेंडिंग की कंपनी बना रहे हैं, तो बैंक हमको भी बहुत एक डिफ़िकल्ट नज़रिए से देखता था। उनको ऐसा लगता था हम एक ऐसे कस्टमर सेगमेंट को लोन दे रहे हैं जो कि बहुत ही मुश्किल है, जहाँ डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा है, ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमको कहना शुरू करना पड़ा कि एमएसएमई अच्छा है, क्योंकि हमको ऐसा लगा, जो अब डेटा देख रहे हैं, कि एमएसएमई अब बदल रहा है। उसके बाद हमने लास्ट ईयर जो कैंपेन लॉन्च किया, हमने कहा क्योंकि बहुत मार्केट इकोसिस्टम बहुत बदल रहा है, इसलिए हमको सबको एमएसएमई से सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ, हम हर दिवाली पे कुछ ना कुछ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पिछली दिवाली पे हमने जो है वो इत्र जो है यूपी से एक बहुत छोटे शहर से सोर्स किया, जो 150 साल पुराना एक एमएसएमई था, और पूरे बैंकिंग सिस्टम को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उससे हमको लगा कि अगर हम सब मिलके अपने छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो एमएसएमई सुधर जाएँगे। और इस साल हमको ऐसा लगा कि अब ये सब वक़्त आ गया है जहाँ पे सारा इकोसिस्टम, चाहे वो बैंक्स हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, रेगुलेटर हो, गवर्नमेंट हो, ये एक आवश्यकता है ये लोगों को बताने के लिए कि हिंदुस्तान की प्रगति, भारत का विकास एमएसएमई के द्वारा ही हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ये हमेशा कहते रहते हैं, सारे हमारे वित्त मंत्री ऐसा कहती रहती हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में जब तक हम लोग इस बात को नहीं मान लेंगे कि इंडिया सिर्फ एमएसएमई के द्वारा है, तब तक ये एक्चुअली ये जो एक विश्वास है, ये पूरा बदलेगा नहीं। इसलिए हमने ये कोशिश की कि हम इंडिया बाय एमएसएमई स्टार्ट करेंगे। आपके साथ जो सीरीज़ करने की जो हमारी उद्देश्य यही था कि आप एमएसएमई हेल्पलाइन एक बहुत बड़े स्तर पे एमएसएमई को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और हम जो छोटे रूप पे हम एमएसएमई इकोसिस्टम, स्पेशली जो फाइनेंस से जुड़े लोग हैं, उनको ला सकें आपके प्लेटफॉर्म पे, और अपने एमएसएमई भाइयों को ये बता सकें कि अगर आपको प्रगति करनी है तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे जैसे लोग और बैंकिंग सिस्टम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा ये प्रस्ताव माना, और हमको ये लगता है कि इससे सच में आपके जो 10 साढ़े 10 लाख लोग सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो 3 साढ़े 3 लाख कस्टमर हैं, और एक बहुत बड़ा एमएसएमई का जो विस्तार है, साढ़े 6 से 8 करोड़ एमएसएमई है हिंदुस्तान में, उनको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो सर ये बहुत ही एक नेक विचार है मैं कहूँगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं आज साढ़े 8 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट है इन साढ़े 8 करोड़ लोगों द्वारा, और जो डेटा है उद्यम रजिस्ट्रेशन पर, वो लगभग 38 करोड़ लोगों को एमएसएमईज़ ने अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों कई बार हम एमएसएमईज़ को लगता है कि भई शायद हमारे जो लोन के प्रपोज़ल हैं, वो बैंक में सही तरह से कंसीडर नहीं होते। क्या, जैसे मैंने शुरू में कहा कि भई एक समय तो ऐसा था कि धीरूभाई अंबानी जी का भी लोन रिजेक्ट कर दिया था, तो बैंक सही तरह से देख नहीं पाते, या कोई और रीज़न है? और क्या आपको लगता है कि हाँ, ऐसा कारण कुछ हैं कि जिसकी वज़ह से प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस, ग्रोइंग बिज़नेस, उनको भी बैंक के द्वारा लोन देने से मना कर दिया जाता है? ये बहुत एक गूढ़ प्रश्न है एक्चुअली। हम भी हमारे यूग्रो में हम ये देखते हैं कि आज के दिन में अगर हमारे पास 100 लोग लोन अप्लाई करते हैं, हम उसमें सिर्फ 22 से 25 लोग को ही लोन दे पाते हैं।
हालाँकि हम एक एमएसएमई डेडिकेटेड लेंडिंग कंपनी हैं। 318 से ज़्यादा लोकेशन पे हम ऑपरेट करते हैं। बहुत बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम है हमारा, बहुत इन्वेस्टमेंट डेटा एंड टेक्नोलॉजी में है। फिर भी ये सत्य है कि हम सिर्फ 25% लोगों को ही लोन दे पा रहे हैं। तो क्या हम बहुत खराब हैं या हमारा देखने का दृष्टिकोण खराब है? ऐसा नहीं है। देखिए किसी भी लोन देना भी एक प्रकार का व्यापार है। लोन देने के लिए हमको 3 चीज़ देखनी होती है। अगर आप लोन की किसी भी लेंडिंग कंपनी की अगर आप इकोनॉमिक्स समझें, हम मान लीजिए हम 10% पे खुद बोरो करते हैं। हमारी 4% के आसपास हमारी एक कॉस्ट होती है लोन का बिज़नेस करने के लिए, और हम 16-17% अगर हम चार्ज कर रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो नुकसान है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, वो 1 से 1.5% के अंदर ही रहे, तभी तो हम 2-3% बना पाएँगे। अगर हम 2-3% नहीं बनाए, तो ना हमको इन्वेस्टर पसंद करेंगे, ना पब्लिक मार्केट पसंद करेगा, ना हमको कोई कैपिटल देगा। नाउ ये सारा लोन का बिज़नेस इसी मैथ में चलता है। बैंक और कम पे करते हैं, बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और कम होती है, एनबीएफसीज़ की ज़्यादा होती है, डिफरेंट एनबीएफसीज़ की ज़्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन जो हम असेस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम जिन लोगों को लोन दे रहे हैं, उनसे हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है या जो लॉस है या जो डिफ़ॉल्ट है, वो 2-3% के अंदर ही रह जाए। नाउ इसको देखने के लिए क्या क्या तरीका है? 2 चीज़ हम देखते हैं, इंटेंट और रीपेमेंट कैपेबिलिटी। इंटेंट तो देखा है कि आपकी मंशा लोन वापस करने की है कि नहीं। अगर 100 लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट 99% लोग जो है वो उनकी मंशा तो ज़रूर होती है, बट उनकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है, वो है या नहीं है, ये एक लेंडर ज़रूर देखता है। अब रीपेमेंट कैपेसिटी देखने के लिए कुछ बहुत बेसिक आवश्यकता है। कन्वेंशनल लेंडिंग जो बैलेंस शीट के बेस पे होती थी, अगर वो छोड़ दें, जैसे हम बहुत छोटे व्यापारियों को लोन देते हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ होता है। अब हम ज़्यादातर होता ये है कि जो लोन की जो आवश्यकता है और जो रीपेमेंट हमको दिख रहा है, उससे बहुत आउटसाइज़ होती है। सो अगर आप इस तरह से देखें, अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है और मेरा मार्जिन 10% है, तो इसका मतलब मैं साल में 10 लाख रुपए बना रहा हूँ और मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। अब 50 लाख के लोन का मतलब हो गया, मेरी जो ईएमआई है, वो 3-4 लाख रुपए की आएगी। वो आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक सो लोन के जो रिजेक्ट होने का जो रीज़न होता है, वो ज़्यादातर रीपेमेंट एबिलिटी को असेस नहीं कर पाना है। और रीपेमेंट एबिलिटी को असेस नहीं कर पाने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि ज़्यादातर छोटे व्यापारियों का जो इनकम है, वो दिखती नहीं है। जिसको हम बोलते हैं कच्चे की इनकम या पक्के की इनकम। जब आपकी इनकम दिखेगी नहीं, तो लोन कैसे कोई देगा? तो जब अगर लोग अपनी इनकम को फॉर्मल रखें, अपना जीएसटी ठीक रखें, अपनी बैंकिंग को बहुत अच्छा रखें, लोन का रीपेमेंट टाइमलाइन करें, तो आई थिंक सो लोन मिलने की संभावना ज़्यादा होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान में आपने स्टार्ट ही अंबानी जी से किया। हर आदमी अंबानी जी बनना चाहता है, लेकिन हर आदमी अंबानी बनने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए जब आप आउटसाइज़ रिक्वायरमेंट रखते हैं, जो आपका बिज़नेस सपोर्ट करता है, तो आपका लोन हमेशा रिजेक्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो मतलब मोटे तौर पे ये समझा जाए कि एक तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आना चाहिए। धीरे-धीरे अगर हम बढ़ेंगे तो शायद एक बड़े मुकाम पर पहुँचेंगे। और दूसरा जो आप कहना चाह रहे हैं शायद वो ये कि हमारी जो लिवरेजिंग है, यानी जो हमारी अपनी पूँजी है, उसके अगेंस्ट में हम बाहर से कितना पैसा उठा सकते हैं, शायद उसके जो रेशो में कुछ गड़बड़ हो रही है। यानी अगर मैंने किसी भी बिज़नेस में ₹100 की रिक्वायरमेंट है, तो शायद इन एमएसएमईज़ को ये समझ नहीं आ पा रहा है या हम समझा नहीं पा रहे हैं, और उसी के लिए शायद इंडिया बाई एमएसएमई एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि भई ₹25 तो ₹100 में आपको लगाने ज़रूर हैं, ₹75 ही आप बाहर से ले सकते हैं। ये शायद एक बड़ा रीज़न हो गया एमएसएमई जब ये समझते हैं कि हमें लोन नहीं मिल रहा, बैंक नहीं दे रहे। तो ये शायद 2-3 रीज़न कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट हुए? हाँ, एक ये है, दूसरा जो हमेशा एक और चीज़ है जो आपको कहना चाहूँगा, स्पेशली बहुत छोटे व्यापारी में, जब हम जब लोन माँगने जाते हैं, तो हम क्या प्रिज़्यूम करते हैं? हम ये प्रिज़्यूम करते हैं कि आज के दिन में मेरा टर्नओवर मान लीजिए 50 लाख का है और मैं 50 लाख का लोन ले रहा हूँ। तो बिज़नेस या एमएसएमई ये मानता है कि इस 50 लाख से उसका टर्नओवर 2 करोड़ हो जाएगा। लेकिन ये तो बिज़नेसमैन खुद जानता है, व्यापारी खुद जानता है। किसी एक लेंडर से ये प्रिज़्यूम करना कि हमारे लोन से आपका टर्नओवर इतना हो जाएगा कि ये लोन आप रीपे कर कर देंगे, ये बहुत मुश्किल है प्रोपोज़िशन। ये आप जानते हैं। तो जब हम लोन दे रहे होते हैं, तो आपके एक्जिस्टिंग बिज़नेस
कितना लोन रीपे कर सकता है उसके ऊपर हम दे पाते हैं। थोड़ा बहुत हम मानते हैं कि आप हाँ, लोन लेंगे तो उससे हाँ, व्यापार बढ़ेगा। हाँ। तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि मेरे बिज़नेस से जो पैसा बच रहा है, उससे मैं कितना लोन मंथली पे कर सकता हूँ। ना कि जो पैसा ले रहा हूँ उससे कितना बिज़नेस बढ़ जाएगा उसकी वजह से मैं ये लोन ले। आई थिंक तो सबसे बड़ा गैप ये है। हम ये मानते हैं कि जो हम लोन ले रहे हैं उससे हमारा बिज़नेस इतना बढ़ जाएगा कि उससे हम कोई भी लोन रीपे कर पाएँगे। ये आपकी सोच है, हाँ। लेंडर की सोच तो नहीं हो सकती क्योंकि वो आपका बिज़नेस तो नहीं चला रहा है। तो लेंडर की सोच यही होती है कि ये लोन लेकर आपने जैसे कहा कि इंटेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटेंट जानने के लिए भाई भगवान जी ने एक कमी हम में ज़रूर कर दी कि हमारे माथे पर लिखा नहीं है कि भाई हम वापस करेंगे लोन या नहीं करेंगे, जो भी लेंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं, वो शायद एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं, ताकि उन्हीं से हमें पता चलता है कि पास्ट में पैसे जो उन्होंने लोन ली के रूप में लिए, वो वापस किए, नहीं किए। बट हमने पास में कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर एक सीएमआर यानी जो रैंकिंग करते हैं एमएसएमईज की किसी भी रूप में, जितने भी क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज हैं, वो बड़ी वोलेटाइल है। आज हम देखते हैं कि कोई प्रपोजल बैंक में जाता है तो उनकी जो रैंकिंग है वो 4 है। जब तक वो प्रपोजल सैंक्शन होने की कगार पे पहुंचता है तब वो दोबारा रैंक निकालते हैं तो वो 9-10 हो जाती है। फिर 2 महीने बाद फिर वो 2 हो जाती है। आपको लगता है कि क्या ये ऐसा एक हो रहा है कि हम किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चल रहे हैं, या जब हमसे कोई लोन लेने आता है तो हम कहते हैं कि जाओ, जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जाओ पहले उसका सिग्नेचर लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया कि तुम्हारा बाप चोर है। तो क्या ये सही है कि केवल और केवल एक क्राइटेरिया के बेस पर, कि यानी कोई बाकी सब चीज़ें अच्छी हों, टर्नओवर अच्छी बढ़ रही हो, प्रॉफिटेबल अच्छा हो, उनका मार्जिन बिजनेस में अच्छा हो, लेकिन अगर उन्होंने कोई छोटा कभी डिफ़ॉल्ट हो गया कभी 2-4 दिन का, तो उसकी वजह से अगर उनकी रैंक गड़बड़ हो जाती है, तो क्या ये एक हिंड्रेंस है या आपको एज़ ए लेंडर ये मदद कर रहा है? देखिए ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा सीएमआर वोलेटाइल है, 1-2 केस में शायद हो सकता है जहाँ गलत रिपोर्टिंग हो गई हो। चाहे सिबिल हो या सीएमआर हो, ये एक हेल्थ रिपोर्ट है, राइट? पहले ये समझने की बहुत आवश्यकता है ये हेल्थ रिपोर्ट बनती कैसे है? ये जब भी हम बोलते हैं इसका सीएमआर 5 है, किसी का सिबिल 650 या 700 है, ये नंबर आते कहाँ से हैं? ये नंबर आते हैं एक बिहेवियरल पैटर्न से। आई थिंक सो ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है एमएसएमईज़ को समझने के लिए कि हम अपना स्कोर ठीक कैसे रखें। तो क्या-क्या चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट होती हैं। शायद आपको पता होगा कि अगर आप किसी में हर महीने जाके 5 लोन अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आपका ब्यूरो और सीएमआर खराब होना शुरू हो जाएगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हर पिछले लोन की ईएमआई 7 तारीख को ड्यू है और आप उसको हर महीने 7 की जगह 15 को पे करते हैं। हालाँकि फ़र्क क्या है, आपने तो पे कर दिया 5 दिन के डिफ़रेंस पे। या आपके 3 महीने चेक बाउंस हो गए और उसके बाद आपने ठीक कर लिया। ये ब्यूरो ये सब क्या करता है, एक बिहेवियरल पैटर्न बनाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हर महीने 5 लोन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्यूरो ये मानता है या सिस्टम ऐसा बिहेवियरल पैटर्न बनाता है कि आप ज़रूर अंडर स्ट्रेस हैं, तभी तो आप हर समय जाके लोन अप्लाई कर रहे हैं। या आप 7 तारीख की ईएमआई हमेशा 10 पे कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कैश फ्लो इर्रेगुलर है। ब्यूरो हमको एक कट ऑफ देता है कि अगर आप ऐसा है कि आपका ब्यूरो 700 है, तो आप एक अच्छे कस्टमर हैं। बट इसका ये भी मतलब नहीं कि 700 है तो आपका लोन 100% सैंक्शन हो जाएगा। हम जब ब्यूरो को फेच करते हैं तो एक तो स्कोर फेच करते हैं। अब आपका ब्यूरो अगर सीएमआर 10 है तो 100% कोई लोन नहीं देने वाला आपको, क्योंकि इसका मतलब आप डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में हैं। या आप ब्यूरो में अगर आप 400 पे हैं तो कोई लोन नहीं देने वाला। तो ये एक कट ऑफ है, लेकिन उसके बाद हम उसके और भी सारे पैरामीटर ऑफ डेटा को फेच करते हैं। आपका रीपेमेंट बिहेवियर, आपके चेक बाउंसिंग, ऑल ऑफ दैट। सो ये एक बहुत आवश्यकता है कि हमारे कस्टमर्स ये समझें कि अपना पेमेंट ऑफ ईएमआई बिल्कुल टाइमली करें। जब आपको ज़रूरत हो तभी आप लोन के लिए अप्लाई करें। आपके ब्यूरो में कोई ओवर लेवरेज नहीं दिखना चाहिए। तो ये सब बहुत मल्टीपल लोन्स नहीं करने चाहिए। जैसे लोग ये मान के चलते हैं कि एक लोन लिया था ₹50 रह गया, तो क्या ये ऐसी बड़ी बात है ना? हो गया डिफ़ॉल्ट। लेकिन फिर अब जब हमने बोला ना कि माथे पे नहीं लिखा है कि इंटेंट है, लेकिन अगर आपने किसी का ₹1000 या ₹2000 कभी नहीं वापस किया, तो ये इंटेंट की बात हो गई ना, फिर तो आप जब 2 लाख रुपए लेंगे तो भी नहीं वापस करेंगे। तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ब्यूरो को हम क्लीन और अच्छा रखें। बट इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ़ ब्यूरो से ही लोन मिल जाता है। ब्यूरो से आपको लोन मिलना, जिसको हम बोलते हैं दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है और उसके बाद अंदर जाने के बाद पता लगता है कि अब आगे काम चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, खुल भी सकता है और बंद भी हो बंद सकता भी है। हो सकता है। बट आप जैसे एक लेंडर हैं और मैं अगर एमएसएमई को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ,
तो सवाल ये आता है कि जो लोन है, वो बड़ा सब्जेक्टिव है। यानी जो बैंकर्स हैं, वो एक बैंक मेरा लोन सैंक्शन कर सकता है, दूसरा बैंक हो सकता है मना कर दे। यानी किसी ब्रांच मैनेजर को अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, उनको नहीं लगा कि मेरी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है, तो वो मेरा लोन मना कर सकते हैं। लेकिन उसी सेक्टर में, उसी बैलेंस शीट पर, उसी ब्यूरो पर मेरा लोन कोई दूसरा बैंक सैंक्शन कर सकता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? और मैं जब ये कह रहा हूँ तो मैं क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक एम्पावर्ड कमेटी में भी मेंबर हूँ, मैंने वहाँ भी ये क्वेश्चन उठाया था कि देखिए अगर या तो ये हो कि एक बिल्कुल सेट पैटर्न हो कि भाई एक बैंक जो भी पॉलिसी है, सभी बैंकों की वो पॉलिसी है और मैं अगर एक एमएसएमई हूँ, तो मेरी बैलेंस शीट के बेस पर या मेरे जो भी हम डिजिटल फुटप्रिंट की बात करेंगे उसके बेस पर अगर एक सैंक्शन कर रहा है तो दूसरा। तो क्या अगर मैं शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, अगर मैंने 5 ब्रांड की शर्ट देख ली कि कौन-सा ब्रांड क्वालिटी अच्छी दे रहा है, कौन-सा ब्रांड है जो सस्ता माल मुझे दे रहा है, जो शर्ट सस्ती मुझे दे रहा है, तो क्या ये मेरा एक गुनाह है? यानी 5 जगह अगर मैंने ये देख लिया कि कौन मुझे सस्ता लोन देगा, कौन मुझे जल्दी लोन देगा, कौन जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उतना लोन देगा, तो क्या इसकी वजह से छठे जो लेंडर है उसको मुझे लोन देना नहीं चाहिए? और क्या रीज़न है कि जिस वजह से एक बैंक लोन सैंक्शन करता है और दूसरा उन्हीं डिटेल्स पर, उन्हीं डेटा पर लोन मुझे मना कर देता है? देखिए, क्रेडिट थोड़ा तो जजमेंट की एक्टिविटी है। जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व हो रहा है, जी डेटा इकोसिस्टम हो रहा है, आई थिंक सो ये यूनिफॉर्म होता जा रहा है। बट ये मानना कि सारे बैंक, सारे एनबीएफसी एक ही तरह से एक बोरोवर को देख पाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। देखिए, दो तरह से क्रेडिट होता है। जैसे आज के दिन में अगर मैं आपको बोलूं कि हम एम्बेडेड मर्चेंट लेंडिंग में लाखों हज़ारों कस्टमर्स को लेंड कर पाते हैं, जो उनके डेली 2-2, 5-5, 6-6 रुपए के कैश फ्लो आता है, उसके बेसिस पे आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों बड़ा बैंक क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उनका तौर तरीका देखने का दृष्टिकोण अलग है। सबसे पहले हर बैंक का और हर एनबीएफसी का जो रिस्क एपेटाइट है वो डिफरेंट है। उसके बेसिस पे वो एक पॉलिसी पैरामीटर बनाते हैं। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा बैंक 4% का लॉस ऑब्जर्व कर सकता हो, जबकि कोई छोटा बैंक नहीं कर सकता हो। तो जो उनकी पॉलिसी बनती हैं, जो आगे ब्रांचेस में रोल आउट होती हैं, वो उसके बेसिस पे होती हैं। सेकेंड, बैंकिंग सिस्टम और एनबीएफसी बैंकिंग सिस्टम जो है वो प्रीडोमिनेंटली ब्रांच लेड जजमेंट बेस्ड है। तो जब ब्रांच में एक ब्रांच मैनेजर आपसे मिलता है और जब आपका बिजनेस समझता है, तो उसको हो सकता है उसको लगेगा उसके पॉलिसी पैरामीटर में अगर आप फिट हो रहे हैं और उसको ये जजमेंट में लगा कि आपका बिजनेस हो सकता है, तो हो सकता है वो आपको सैंक्शन दे दे और दूसरे बैंक में हो सकता है कि वो ना दे। लेकिन जनरली छोटे लोन जो हैं, वो सब आज के जिसको हम बोलते हैं सैशे बेस्ड हैं या प्रोडक्ट बेस्ड हैं, वहाँ पे पैरामीटर मोर और लेस सबके सेट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सबके तरीके, स्पेशली अनसिक्योर्ड बिजनेसेस, डिजिटल लोन्स, इन सब में तो सबके पैरामीटर सेट हैं, सबके अपने एल्गोरिदम हैं। जहाँ तक बात है कि मल्टीपल जगह लोन ट्राई करना गुनाह नहीं है, बट बार-बार एक बार आपका काम हो गया और फिर भी आप और लोन लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिछले महीने आपने 50 लाख का लोन लिया और इस महीने आपको फिर 50 लाख चाहिए, उसके अगले महीने आपको फिर 50 लाख चाहिए। तो ये एक एक गलत साइन हो जाता है, ना कि एक बार जब आप लोन लेने जा रहे हो तो 3-4 जगह आप ट्राई करें। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं भी मानता हूँ कि लिवरेजिंग तो इम्पोर्टेंट है, मतलब अपना स्किन इन द गेम तो होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी भी शायद ऐसे समझता हूँ कि 5-6 जगह अगर मैं जाके पूछ लूँ कि भई बताओ कौन किस रेट पर या कितना अमाउंट मुझे देने के लिए तैयार है, तो शायद एक बार अगर इसको दोबारा से रिविज़िट कर लिया जाए कि भई ये मेरी कमी मानी जाए या नहीं, ये शायद अच्छा होगा। और जैसे आपने कहा कि हेल्थ रिपोर्ट बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको तो पता ही है सर कि आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर ही हम एक एमएसएमई हेल्थ रिपोर्ट भी यहाँ पर लॉन्च लॉन्च कर कर रहे रहे हैं। हैं। उसका कारण ये है कि जब एमएसएमई जाता है तो उसको ये जो रैंकिंग है ना उसको पता ही नहीं होती। आप अगर 100 एमएसएमई से पूछेंगे कि तुम्हारी रैंक बताओ क्या है, ये जो सीएमआर है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 70 एमएसएमई तो ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ये क्या होता है? कौन हमारी रैंकिंग कर रहा है? और क्यों हमने कर रहे कब हैं? किसको कहा कि हमारी रैंकिंग कर लो? हमने कौन-सा डिटेल दिया? जैसे रेटिंग होती है तो हम एक कंसेंट देते हैं कि आप हमारी रेटिंग कर लो। लेकिन यहाँ तो हमने कहा नहीं कि भई कोई हमारी रैंकिंग कर लो। तो ये रैंकिंग जो होती है, आपकी जो हेल्थ रिपोर्ट है, अब हम एमएसएमईज़ को एम्पावर कर रहे हैं कि बैंक में जाने से पहले आप अपना ये ब्लड टेस्ट करा लो, यानी अपनी एमएसएमईज़ की ये हेल्थ चेकअप आप कर लो, ये बड़ा ज़रूरी होगा।
पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो एनबीएफसीज हैं या जो बैंक्स हैं उनके कार्य करने का जो ढंग है और जो डिसीजन लेने का तरीका है वो डिफरेंट है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या एनबीएफसी? या फिर किसी एमएसएमई को क्या देखना चाहिए? टाइमली लोन मिल जाए वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर थोड़ा ज़्यादा हो तब भी, या लोन डिले हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल जाए? इन दोनों में से आप क्या समझेंगे कि एमएसएमईज़ के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए तीनों बैंक और एनबीएफसी दोनों अलग-अलग उद्देश्य को के लिए बनी हुई हैं। बैंक जनरली, और ये सारे एमएसएमईज़ को मैं बोलना चाहूँगा, बैंक जनरली जब आपकी इकाई थोड़ी बड़ी है और आप ज़्यादा फॉर्मल हैं, तो बैंक ज़्यादा आपके लिए फिट है। क्योंकि बैंक के जो देखने का क्राइटेरिया है वो बहुत फॉर्मल होता है। तो बैंक को क्या-क्या चाहिए होता है एक लोन देने के लिए? आपकी बैलेंस शीट चाहिए होती है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होता है, आपका नेक्स्ट 3 साल के प्रोजेक्शंस चाहिए होते हैं। तो अगर आप 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ लोन अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक ज़्यादा फिट है। बैंक टाइम लेता है, बैंक सारा कुछ एनालाइज़ करता है और बहुत कम रेट पे भी आपको एक एमएसएमई को लोन दे सकता है, क्योंकि बैंक एमएसएमई प्रायोरिटी सेक्टर है, सारे बैंक करने को तैयार हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है जो छोटे बिजनेसेस की है। सपोज आपका टर्नओवर सिर्फ 1 करोड़ या 50 लाख है और आपको 15 लाख रुपए की आवश्यकता है। आपका ज़्यादातर बिजनेस जो है वो फॉर्मल नहीं है, आपके बैंकिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होता, आपका जीएसटी से आप बाहर हैं, तो आप एनबीएफसी ज़्यादा आपके लिए फिट है। क्योंकि वो जिसको हम बोलते हैं एक असेसमेंट बेसिस पे आपको लोन दे सकती हैं। आपको बहुत अर्जेंट चाहिए अगर, तो भी एनबीएफसी ज़्यादा फिट होती हैं उसके लिए। तो एनबीएफसी डेफ़िनेटली बैंकों के मुकाबले महँगी होती हैं, बट वो आपकी इमीडिएट नीड को सर्व कर सकती हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप मैच्योर हों, तो आप एनबीएफसी का लोन वापस जाके बैंक से करा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय कहाँ पे हैं, राइट? अगर आप नए हैं, यंग हैं, छोटे हैं, तो एनबीएफसी ज़्यादा फिट बैठेंगे। तो आज के दिन में जैसे हम जब मैं आपको बता रहा था कि जितने भी हिंदुस्तान के बड़े पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनसे हम एम्बेडेड हैं और बहुत छोटे लोन 20,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक के लोन डेली ईएमआई पे विदिन 30 सेकंड्स हम डिसबर्स कर पाते हैं। तो अब वो तो सिर्फ़ हम ही कर पाते हैं या व हमारी जैसी कुछ एक एनबीएफसी कर पाती हैं। क्योंकि वहाँ पे जो देखने के तौर तरीके हैं वो कंप्लीटली डिजिटल हैं, कोई फ़िज़िकल टच नहीं है। हम क्या करते हैं, हम क्यूआर कोड पे आपका जितना पेमेंट आता है उसको हम फेच करते हैं। हम आपका ब्यूरो देखते हैं और हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको डेली आपकी दुकानदारी 10,000 रुपए की है और अगर आपको डेली 1,000 रुपए की ईएमआई देना है तो आप दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। एंड इसके बेसिस पे 1 लाख रुपए तक का लोन इमीडिएटली चला जाता है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको एक बहुत बड़ा बैंक ये कर पाएगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम नहीं है। वो आपको 1 करोड़ या 5 करोड़ का लोन दे पाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप ये ज़रूर समझें कि आपकी करंट नीड कौन सर्विस कर सकता है। मेरा मेरा ये सुझाव है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके पास बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, बहुत बड़ा फॉर्मल इनकम नहीं है, तो एनबीएफसी या फिनटेक ज़्यादा बेटर हैं। बट अगर आप एक 10 से 12-15 करोड़ के टर्नओवर पे पहुँच गए हैं या 5 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर है, तो बैंक ज़्यादा फिट है आपके लिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, यूग्रो कैपिटल दे रहा है 30 सेकंड में लोन। जी हाँ, ये एक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी शायद एक न्यूज़ है और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी एक न्यूज़ होगी कि भई लोन 30 सेकंड में, तो यूग्रो कैपिटल आपके साथ है, आप जाइए 30 सेकंड में लोन आपको तुरंत मिल सकता है। बट आपने बहुत सारी चीज़ें बताई सर कि बैंक क्या देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, क्रेडिट ब्यूरो देखते हैं, लिवरेजिंग देखते हैं। बट एक चीज़ शायद अभी मिस कर रहे हैं हम लोग इस कन्वर्सेशन में। पहले हम देखते थे जो लोन होते थे ना वो क्या साहूकार से हम लोन लेते थे और साहूकार देखता था कि भैया लाओ, हमने बहुत सारी पुरानी पिक्चरों में भी देखा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख दो हमारे पास, उसके बदले में पैसा ले लो आप हमसे। तो बैंक शायद आज ये भी देख रहे हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी आपके पास क्या है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो माइंडसेट है, जो साहूकार के समय से चला आ रहा था, वो माइंडसेट कुछ अभी चेंज हुआ है या नहीं? या इसमें अभी कुछ और काफ़ी कुछ चेंज होने की ज़रूरत है? देखिए, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा एक चर्चा में है कि क्यों एमएसएमई से बैंक या एनबीएफसी कोलैटरल माँगते हैं, राइट? और ये बहुत बड़े पेन का पॉइंट है। सब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमसे कोलैटरल क्यों माँगा जा रहा है? भारत सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, आपको पता है भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम है,
वो सरकार ने दे इसीलिए रखी है जिससे बैंक्स, एनबीएफसी बिना कोलैटरल के लोन दे सकें, और अब तो उसकी लिमिट भी बढ़ाई गई है, उसका विस्तार भी और कवरेज भी बहुत अच्छा है। एक हमारी सीजीएफएमयू की स्कीम है जो और छोटे लोन को बिना कोलैटरल के है। फिर भी क्यों मांगते रहते हैं कोलैटरल, राइट? तो बहुत ही गलत बात है। हर एमएसएमई को बहुत बुरा लगता है कि हम बोलते हैं कि लोन चाहिए तो प्रॉपर्टी लेके आओ। आई थिंक ये बहुत बड़ी ये आवश्यकता है कि हमारे एमएसएमई भाई समझें कि कोलेट्रल मांगा क्यों जाता है। तो जैसा मैंने बोला कि एबिलिटी टू रीपे एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि अगर आज के दिन में आपका टर्नओवर 1 करोड़ का है, जो मैं पहले एग्जांपल जी, दे रहा था, जी। 10% मार्जिन है आपका, और इसका मतलब आपका टोटल साल में आप 10 लाख रुपए बनाते हैं, लाख रुपए महीने के आसपास। अब इस बिजनेस में आपको, आप बोल रहे हैं कि मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। अब 1 करोड़ के लोन, 1 करोड़ का टर्नओवर और 1 करोड़ का या 50 लाख का लोन, अब क्या होगा इसके लिए? इसका मतलब कि मैं आपके लाख रुपए महीने की जो आपकी बचत है, ईएमआई उससे कम ही आनी चाहिए। बिल्कुल। अब उससे उससे कम ईएमआई रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस लोन को हमें 1 साल, 2 साल, 5 साल का नहीं देना है, इसको हमको 10 साल का लोन देना पड़ेगा। अब आप ऐसा बनता है कि कोई ऐसा जादू का पिटारा हो या ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल हो जिसमें मैं 1 करोड़ टर्नओवर 10 लाख मार्जिन वाले बिजनेस में ये प्रिडिक्ट कर सकूं कि आने वाले 10 साल तक ये बिजनेस ऐसा ही अच्छा चलता रहेगा, इसलिए मुझे इसको लोन दे देना चाहिए। ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। चाहे डेटा से करें चाहे ह्यूमन से करें, हम मैक्सिमम जो व्यू ले पाते हैं वो 1 साल या 2 साल का ले पाते हैं। बट क्योंकि बिजनेस की जो कैपिटल नीड है, तो आपकी एक दुकान है, अब इस दुकान के साथ आपको एक और दुकान खोलनी है, अब उसको बनाने के लिए आपको 50 लाख चाहिए। आपकी करंट दुकान की टर्नओवर तो सिर्फ 25, 30, 50 लाख रुपए है, और ये आप प्रिज्यूम कर रहे हैं जो नेक्स्ट दुकान बनेगी उससे सेम टर्नओवर आएगा। बट उस लोन के लिए, उस अमाउंट को रीपे कर पाने के लिए आपको 10 साल का लोन चाहिए। तो जब हम प्रिडिक्ट आपका बिजनेस 1 या 2 साल का कर सकते हैं और लोन 10 साल का होगा, तो हमको सिक्योरिटी तो चाहिए होगी ना, क्योंकि अगर वो नहीं चला बिजनेस, तो हमारे प्रोटेक्शन के कोलैटरल चाहिए होता है। ये कोलैटरल एक और तरीका है सोचने का। जैसे आप, कोई बड़ा कॉर्पोरेट होता है, तो हम जिसको बोलते हैं कि मैक्सिमम लेवरेज 4 टाइम्स हो सकता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 25% वो इक्विटी डालता है अपनी, जो लेंडर को प्रोटेक्ट करता है। तो कोलैटरल का और कोई मतलब नहीं है, ये आपकी खुद की पूंजी है जो आप बिजनेस में लगा रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप लोन लेके और उसको लॉन्ग पीरियड में पे करना चाहते हैं। अगर आपको बिना कोलैटरल का लोन चाहिए, तो उसका अवधि बहुत छोटी होनी चाहिए। जैसे जो हम आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में बोला कि हम 30 सेकंड या 60 सेकंड में लोन दे पा रहे हैं, हम क्यों दे पा रहे हैं? हम दे इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम वो 1 साल का लोन देते हैं और हम डेली कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी का क्यूआर कोड पिछले 2 साल का लेते हैं, तो हम देखते हैं कि पिछले 2 साल में डेली क्यूआर कोड पे इसको 10, 15, 20 हज़ार रुपए आ रहे हैं। इसलिए सिस्टम ये प्रिज़्यूम करता है कि आने वाले 1 साल में भी ऐसा ही होता रहेगा, और उसको 1 लाख रुपए दिया और डेली 1000 रुपए कलेक्ट कर लिया या 2000 रुपए कलेक्ट कर लिया। तो जो नीड ऑफ कोलैटरल है, ये आपके लोन की अमाउंट और टेनर बेस्ड है, ना कि कोई लेंडर ज़बरदस्ती आपसे लेना चाहते हैं। हाँ, और जैसे आपने कहा कि सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ वो कोलेटरल फ्री लोन दे रहे हैं। जैसे एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट स्कीम है जहाँ 10 करोड़ तक का लोन अब बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल सकता है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड में तो 100 करोड़ रुपए तक सरकार ने कहा कि भाई हम बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के देंगे। लेकिन फिर भी जो बैंक्स हैं वो आज भी चाहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम में अगर लोन दिया जाए, यानी कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी, और ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं बैंक को तो उनका कॉन्फिडेंस भी शायद थोड़ा बढ़ जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये तो सेफ कस्टडी में रखी है, कोई बैंक उसको अभी अपने पोजीशन में तो ले नहीं रहा है। तो कोलेटरल देने से जो चार्जेस हैं वो भी हमारे कुछ काफ़ी कम हो जाते हैं, जो ट्रस्ट फंड है वो लेता है। तो इस तरह से कोलेटरल देने में मतलब ये है कि अगर आपके पास है तो आप दीजिए, अगर नहीं है तो फिर सरकार की मदद से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी का भी लोन लिया जा सकता है। हाँ, सो आई सो क्रेडिट गारंटी स्कीम, सरकार लोन नहीं देती। क्रेडिट हाँ, गारंटी स्कीम जो है वो स्कीम है फॉर बैंक्स, एनबीएफसी। सरकार ने एक्चुअली बैंक और एनबीएफसी को मोटिवेट करने के लिए बोला है कि गारंटी, लेकिन उसके बावजूद हमको कोलेटरल चाहिए होता है, क्योंकि वो गारंटी सिर्फ 75% तक कवर करती है। और सेकंड है, जो मैं बोल रहा था कि आप अगर व्यापार में हैं, तो आप अपने कोलेटरल को ऐसा मानिए कि ये जो आप पूंजी लगा रहे हैं, और आपकी पूंजी के बेसिस पे लेंडर आपको पैसे दे रहा है। अगर आपके पास ये पूंजी नहीं है, तो आप छोटे लोन से स्टार्ट करें जो आप डेली पे कर सकते हो, और उससे अपनी पूंजी बनाना शुरू करें धीरे धीरे। बिल्कुल। पर क्या हमने देखा
कि कोलेटरल सिक्योरिटी भी अगर है तो वो भी शायद इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि आपके पास अगर ताजमहल है, आप कहो कि मैं ताजमहल सिक्योरिटी में दे दूँ, लेकिन अगर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, आपकी स्किन इन द गेम नहीं है, आपका मार्जिन नहीं है, तो आपको शायद लोन नहीं मिल सकता। क्या आने वाले समय में ये जो बैलेंस शीट बेस्ड लेंडिंग हम अभी करते हैं, जहाँ देखते हैं कि भई ये लिवरेज जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं देखता हूँ कि अधिकतर एमएसएमईज़ जब भी हम उनसे बात करते हैं, तो अधिकतर एमएसएमईज़ में मुझे ऐसा लगता है कि एक ये रीज़न हो जाता है उनको नॉन बैंकेबल बनाने में, कि उनकी कैपिटल पूरी लगी नहीं होती, या जो कंप्लायंसेस हैं वो पूरी तरह से करते नहीं हैं। और कंप्लायंसेस की जब मैं बात करता हूँ, तो जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि प्रॉफ़िट 10 लाख रुपए, 4 पार्टनर। तो मैं उनसे कभी-कभी मज़ाक में कहता हूँ, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात का बुरा भी मानते हो। मैं कहता हूँ कि आपको ढाई ढाई लाख रुपए देखा जाए तो एक आदमी के हिस्से में आया साल का। यानी 20,000 रुपए करीब-करीब आप पर मंथ कमा रहे हैं। तो मैं कभी-कभी कह देता हूँ कि देखो, हमारा जो पियोन है शायद वो भी उससे ज़्यादा कमा रहा है। अगर वो बैंक में लोन लेने जाए 1 करोड़ रुपए, तो उसको दरवाजे में घुसने भी नहीं दिया जाएगा शायद, कि भाई 1 करोड़ का लोन क्या है? मुद्रा लोन लीजिए, कुछ और लोन लीजिए। तो ऐसे बिज़नेसेस जब लोन लेने के लिए जाते हैं, तो उनको लोन नेचुरली नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा था कि भाई कच्चा-पक्का ये सब चीज़ें भी एमएसएमई में चलती हैं। तो कुछ बिज़नेसेस क्या आने वाले समय में कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग और जो डिजिटल फुटप्रिंट है, उसके द्वारा लोन लेने में वो ज़्यादा सक्षम होंगे? बिल्कुल होंगे ना। आप आज के दिन में 3.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर यूग्रो के हैं। जी। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, हमने अब तक अपने विगत 8 वर्षों के जर्नी में एक भी कस्टमर की बैलेंस शीट नहीं है हमारे पास, और एक भी कस्टमर का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है हमारे पास। मेजॉरिटी हमारी लेंडिंग जो है वो जीएसटी, बैंकिंग के कॉम्बिनेशन पे चलती है। और अब तो हम सिर्फ डिजिटल फुटप्रिंट, जो छोटे लोन है वो हम सिर्फ डिजिटल फुटप्रिंट और रीपेमेंट पेमेंट बिहेवियर के बेसिस पे कर पा रहे हैं। ग्रेजुअली हम बड़ा लोन अगर आप लेने जाएंगे 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, डेफिनेटली आपको सारा फॉर्मल इनकम चाहिए होगा। छोटे लोन वो बिल्कुल डिजिटल फुटप्रिंट या जीएसटी या बैंकिंग पे होने लगेंगे। दूसरा मेरा ये सुझाव है, जो मैं हर जगह हर एमएसएमई को बोलता हूँ, कि आप ये जो आर्बिट्राज है, तो आप ऐसे माने कि आपका एक्चुअल टर्नओवर 1 करोड़ है, पर आपका जो दिख रहा टर्नओवर वो सिर्फ 30 लाख रुपए है, जैसा आपने बोला। तो अब 30 लाख के टर्नओवर जो दिखता है उसके ऊपर अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपका को सिर्फ शायद 30 लाख ही लोन मिलेगा। यही अगर टोटल टर्नओवर आपका बुक्स में आ रहा होता तो आप उसमें शायद 25 रुपए टैक्स पे करते। तो 1 करोड़ के टर्नओवर पे 10% मार्जिन, 10 लाख का 25% आप टैक्स पे कर रहे होते। तो मोटिवेशन क्या है कि ये टैक्स जो है वो 30 लाख पे हो, या 30 लाख के मार्जिन पे हो, या 1 करोड़ के। हालाँकि हो सकता है आपको टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, बट उसकी वजह से जो आपकी लोन लेने की कैपेसिटी है वही बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो आपका टर्नओवर बढ़ता है, तो आपका मार्जिन बढ़ता है। तो एक्चुअली ग्रेजुअली ये जो ट्रांज़िशन है, और अब नई जनरेशन में हम ये देख रहे हैं कि ये हो रहा है, ये जो ट्रांज़िशन है कि जितना आपकी इनकम फॉर्मल होगी, जितना आपकी इनकम बैंकिंग में रिफ्लेक्ट होगी, जितनी आपकी इनकम जीएसटी में रिफ्लेक्ट होगी, आपकी लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे आपका टर्नओवर और बिज़नेस ज़्यादा अच्छा होगा। सो आई थिंक सो ये अगर लोग करना शुरू कर दें तो बहुत समस्या दूर हो जाएगी। सिर्फ बैलेंस शीट एक पैरामीटर नहीं है, बट प्रॉब्लम अभी जो मेजर आती है, जो अब तो हम बहुत छोटे लोन करते हैं, एवरेज 15-16 लाख रुपए का टिकट साइज़ करते हैं, दैट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमको जाके बिज़नेस के साथ बैठ के ये असेस करना पड़ता है कि उसकी एक्चुअल इनकम है कितनी, वर्सेस कि हम खाली बैंक देख लें और उससे हमको पता लग जाए। पर ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, और जितने भी एमएसएमईज़ हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत ही एक बढ़िया एडवाइस है उनको कि भई कंप्लायंस अगर आप पूरी रखेंगे, अपना जो भी टर्नओवर है उसको प्रॉपर दिखाइए, जीएसटी में दिखाइए, प्रॉपर टैक्स दीजिए, और फिर देखिए आपकी ग्रोथ कैसे तेज़ी से दौड़ती है। और मुझे लगता है कि अगर ये सब होने लगेगा, तो बैंकर शायद खुद उन एमएसएमईज़ को तलाश कर रहे हैं। मैं कभी-कभी कहता हूँ कि ये एक शादी डॉट कॉम है, जहाँ पर जो लेंडर्स हैं, उनका भी तो जो बिज़नेस है वो यही है कि जब तक वो लैंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और जो एमएसएमईज़ हैं, वो लोन लेना चाहते हैं। ये शादी डॉट कॉम इसलिए कई बार नहीं हो पाती कि हमारे एमएसएमईज़ जो हैं,
वो भी अवेयर नहीं होते कि हमें क्या सही में क्या दिखाना चाहिए। प्रॉफ़िट जैसे आपने बहुत ही अच्छी तरह से इन एमएसएमईज़ को समझाया कि सही तरह प्रॉफ़िट दिखाएँ, तो आपकी जो एबिलिटी है लोन लेने की, वो बढ़ भी बढ़ जाएगी। सकती है। और आज ही हम इस इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर आप ही के गाइडेंस में एक ये एमएसएमई मित्रा कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम एमएसएमईज़ को 120 से भी ज़्यादा तरीके से बता रहे हैं कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, और ख़ास तौर से इसमें शायद कुछ पैरा प्रोफ़ेशनल भी क्रिएट होंगे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में अनाउंस किया था। और ये जो पैरा प्रोफ़ेशनल होंगे कॉर्पोरेट मित्रा के रूप में, ये भी शायद जाकर एमएसएमईज़ को काफ़ी सारी जानकारी दे सकते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। सर, ये एक किसी का लोन रिजेक्ट हो गया, आपने रिजेक्ट कर दिया, जैसे आपने कहा कि भाई 100 में से लगभग 75-80 तो लोन आप भी रिजेक्ट करते हैं, जबकि आपका जो लोन देने का तरीका है वो बिल्कुल बिना किसी बैलेंस शीट, बिना इनकम टैक्स रिटर्न के है। उनका इंटेंट और बिज़नेस देखकर आप, कैश फ्लो देखकर आप लोन करते हैं। लेकिन अगर लोन रिजेक्ट हो गया, तो क्या बस ज़िंदगी बिल्कुल अंधकार में है, या उसके लिए भी कोई रोशनी की किरण उसके बाद है? नहीं, बिल्कुल अंधकार में नहीं है। एक्चुअली हर लोन रिजेक्शन एक अपॉर्च्युनिटी है एमएसएमई के लिए ये समझने के लिए कि उसका लोन रिजेक्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ। मेरा ये मानना है कि जब भी आपका लोन रिजेक्ट हो रहा हो, आपको ज़रूर अपने लेंडर से पूछना चाहिए कि इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ब्यूरो या उसमें कुछ मिस रिपोर्टिंग है? इसका ये लेंडर असेस नहीं कर पाया रीपेमेंट कैपेबिलिटी, या कोलैटरल टाइप ठीक नहीं था। और उसका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है कि जो भी रीज़न है उसको आप ठीक करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये माना, आपने एक आप लेंडर के पास गए और आपने 50 लाख का लोन अप्लाई किया, लेकिन आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी उस असेस हुई कि 25 लाख ही है, तो आपको रीट्यून करने की ज़रूरत है। तो आप जाइए और अब आप 25 नहीं, सिर्फ़ 5 लाख का लीजिए। जैसा मैंने पहले कहा कि हमेशा व्यापार, बिज़नेस ना धीरे-धीरे बिल्ट होता है। तो आप कोशिश करिए कि कैसे हम एक छोटा लोन लें, उसको यूटिलाइज़ करें और वापस से मार्केट में जाएँ। रिजेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजेक्शन होने का मतलब ये नहीं है, रिजेक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं होते। ब्यूरो में आपका लोन रिजेक्ट हो गया, ये रिकॉर्ड में नहीं आता है, ध्यान अच्छा, रखिए। ओके। खाली आप जब लोन अप्लाई करते हैं तो वो जाता है, पर हाँ। किसने रिजेक्ट कर दिया ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए तो एक जगह का रिजेक्टेड लोन दूसरी जगह पास हो जाता है, राइट? क्योंकि रिजेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए आप कोशिश करिए कि रिजेक्शन के जो रीज़न है उनको आप समझें और उस पे अटैक करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये बैंकर्स को भी मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जब भी लोन रिजेक्ट हो तो उसका कारण बताएं, क्योंकि शायद ये उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग भी होगी कि आगे वो जो गलती उन्होंने करी वो आगे दोबारा ना करें। और फेल के लिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि फेल जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, जो FAIL है। तो अगर लोन रिजेक्ट हो गया तो भी जैसे आपने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट कम कर लें, अपनी जो कंप्लायंसेस हैं उनको ठीक कर लें, दोबारा अप्लाई करें, थोड़े छोटे रूप में शुरू करें, और फिर शायद जो बैंक हैं या एनबीएफसीज़ हैं वो लोन देने के लिए। और इसमें मेरा मानना सर एक और चीज़ है कि एक्चुअली कहना तो नहीं चाहिए, बट काफ़ी हद तक हमारे एमएसएमई को जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जो उनको नहीं ठीक कर रहे हैं, वो ना लोन इंटरमीडियरीज हैं। बिकॉज़ एक तरफ लेंडर है और एक तरफ बोरोवर है, राइट? बैंक या एनबीएफसी और नीचे एमएसएमई, पर बीच में एक बीच की कड़ी है जो बहुत सारे लोग हैं। आपके पेशे से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, बहुत बड़े कॉरपोरेट डीएसएस। ये ऐसा हो गया है कि वो हर समय, बिकॉज़ उनका काम तो लोन दिलाना किसी भी तरीके से और उस पे फ़ी है, वो कभी एमएसएमई को गाइड नहीं करते। तो अगर आपका एक जगह से लोन रिजेक्ट होगा तो वो आपको बोलेंगे कोई बात नहीं, ये लेंडर ही बेकार है, मैं आपका लोन 5 जगह और अप्लाई कराता हूँ। और किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं किसी से वो एक आउटसाइज़ लोन या बड़ा लोन दिलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कभी-कभी सक्सीड भी कर जाते हैं। बट शायद ये नहीं समझते कि उससे एक्चुअली वो एमएसएमई ना उसका ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि खुदा ना खास्ता उसको एक बड़ा लोन मिल गया जो वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकता है और फिर वो डिफ़ॉल्ट कर गया, तब वो पूरे सिस्टम से हमेशा के लिए आउट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि देखिए ब्लैक शीप तो हर जगह पर हैं। ब्लैक स्पॉट किसी एक प्रोफ़ेशन में या किसी भी एमएसएमई में ख़राब भी होंगे, लेकिन हमें अच्छों को भी ढूँढना है। यूँ तो अभी देखिए हमने अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया कि भई बैंक्स और एआरसी का जो नेक्सस है, वो एक बहुत बड़े तरीके से चल रहा था। कई हज़ारों करोड़ का लोन में 95% का हेयर कट लेकर ओटीएस कर दिया। इस तरह भी चीज़ें हैं, बट हमारा तो यही सजेशन है मेरा और आपका, मुझे लगता है कि दोनों का हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो भी एमएसएमईज़ हैं, जो भी इंटरमीडिएटरी हैं, जो भी डीएसएज़ हैं, जो भी लेंडर्स हैं,
उन सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर एक तरह की बात की जाए कि भई सबको अपने-अपने काम को अच्छी ईमानदारी से करना होगा और अगर हम ये करेंगे, तभी ये जो इंडिया बाय एमएसएमई जो आपका और हमारा ड्रीम है, वो शायद पूरा हो सकेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कभी-कभी आपको बताऊँ, मुझे पता नहीं कि कुछ दर्शक इसको पसंद करेंगे या नहीं, बट मैं ये जो बहुत सारे जगह से जो लोन ले लेते हैं कुछ एमएसएमईज़, वो जब मुझे मिलते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैंने उनका नाम रख रखा है सुसाइडल लोन। और मैं कहता हूँ कि आपको लोन की ज़रूरत थी 20 लाख रुपए, लेकिन ये 20-20 लाख रुपए आपने एक ही तरह से, एक ही दिन में, एक ही पीरियड में, ताकि क्रेडिट ब्यूरो में भी ना आए, आपने उस 20 लाख को 2 करोड़ कर लिया और अब आपके लिए सुसाइडल लोन हो गया, क्योंकि अब आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। अब आप पॉलिसी पे, ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब आप केवल ये ध्यान दे रहे हैं कि ये 5 तारीख की ईएमआई कैसे भरूँगा, फिर 15 की कैसे भरूँगा, फिर 25 की, फिर 28 की, तो शायद उसी में उनका जीवन सारा बीत जाता है। बट ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि विगत 3-4 वर्षों में ऐसा देख रहा हूँ कि हमारा एमएसएमई बहुत ज़्यादा समझ रहा है, सुलझ रहा है, बहुत डेटा ओरिएंटेड हो गया है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ रहा है, ज़्यादातर व्यापारियों के नए जनरेशन के बच्चे बहुत फॉर्मल हो रहे हैं। जो इंडिया बाय एमएसएमई की हमारी जो परिकल्पना है, वो इसीलिए है कि हमारा एमएसएमई बदल रहा है, अच्छा हो रहा है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है, मैं हमेशा हर एमएसएमई को बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बिज़नेसेस में एक कमी है सेल्फ रिस्पेक्ट की। बट मैं सारे एमएसएमईज़ को बोलना चाहूँगा कि आप हमारे देश के लिए जो कर रहे हैं, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करते हैं और उससे जो हमारे देश की प्रगति है, जो कंज़म्पशन डिमांड है, वो जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप में आपको एक सेल्फ सबको एक बहुत प्राउडनेस फ़ील होनी चाहिए। छोटा बिज़नेस एक्चुअली छोटा नहीं है, ये एक बहुत बड़े इकाई का एक छोटा पार्ट है। लेकिन जब आप ये सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ प्राइड के साथ जब आप अपने बिज़नेस को करेंगे, तो आई थिंक सो बहुत बड़ा चेंज आएगा। उसमें जो ज़रूरत है वो बैलेंस लाने की है। बहुत जल्दी, बहुत फ़ास्ट अगर करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली मुश्किल आएगी। तो अगर आप बैलेंस के साथ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में एमएसएमई से ज़्यादा बेटर क्रेडिट के लिए कोई और चीज़ है। नहीं, बिल्कुल। और अभी जैसे ब्रिक्स में हुआ तो एमएसएमई फोरम का पहली बार उन्होंने ये एमएसएमईज़ को कवर किया। वहाँ पर भी बहुत सारे देशों से लोग आए हुए थे और मैंने देखा कि हर देश, ब्रिक्स कंट्री जितनी भी हैं, सभी का ये मानना था कि जो एमएसएमईज़ हैं, वो ही डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। बहुत ही आपने, मुझे लगता है कि जो एमएसएमईज़ हैं, उनके लिए एक भरपूर ज्ञान का एक पिटारा ये आज का एपिसोड रहेगा। और ये जो विज़न है, इस विज़न के द्वारा इंडिया बाय एमएसएमई के द्वारा बहुत सारे एमएसएमईज़ हैं जिनको बहुत सारी तरह की जानकारी मिलेंगी। और प्राइड की बात तो ये है कि जो डेटा उद्यम रजिस्ट्रेशन पर है कि लगभग 38 करोड़ लोग इन्होंने एम्प्लॉय कर रखे हैं। तो कभी-कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर एक फैमिली में जो मेन जो आदमी या जो लेडी है, वो अगर एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट पा रही है, 4 लोगों का परिवार है, तो भैया 140 करोड़ से ज़्यादा लोग तो एमएसएमई पर डिपेंडेंट है। यानी आप 8 साढ़े 8 करोड़ एमएसएमईज़ ने पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो बिल्कुल ये एक बट इसी की वजह से तो हमारे हर सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे मैं बोलता हूँ लेफ्ट, राइट, सेंटर, एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? इट डज़न्ट मैटर वेदर यू आर अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला और वेदर यू आर अ गवर्नमेंट इन यूपी और एमपी और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी वजह से ही तो एमएसएमई एट द सेंटर ऑफ इमेजिनेशन है फॉर एवरी गवर्नमेंट। बिकॉज़ मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है एमएसएमई। नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड, एक्चुअली हमारे नेशनल इंटीग्रेशन का जो सबसे बड़ा पार्ट या सबसे बड़ा रोल कोई प्ले करेगा, वो जो इकोनॉमिक पोलराइजेशन आने वाले 10-15 साल में होगा, वो एमएसएमई के थ्रू ही होगा। तो न जात, न पात, न क्षेत्र, ये सबके ऊपर अगर कोई चीज़ उभर के आएगी ना, तो वो आएगी नौकरी, और जो कि एमएसएमई से है। एंड इसीलिए शायद गवर्नमेंट्स भी जानती हैं ये, इसीलिए एमएसएमई पे इतना बड़ा हमारा फोकस है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए हमें समय देने के लिए। और अगली बार किसी और ख़ास शख्सियत से बात करेंगे आपकी बात। यानी जानेंगे कि आपके जानकारी के लिए कौन-सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचनी चाहिए और जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद कर सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। मुकेश जी, हमसे बात करने के लिए।